हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं वीबीटी के बाद में। ठीक है, तो चलिए वीबीटी कर रहे थे, वीबीटी के अंदर हाइब्रिडेशन कर रहे थे, तो हाइब्रिडेशन में हम अमोनिया पर थे, है ना? यहीं पे थे सभी को याद है? यस सर। ठीक है, जिन बच्चों की कल क्लास नहीं लग पाई थी या लेट ज्वाइन हुए थे उनको तो लग गई थी क्लास, लेकिन जिनकी क्लास नहीं लग पाई थी बाद में उन्होंने शायद ट्राई ही नहीं किया, है ना? मान सकते हैं कि भाई इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद में नहीं रहता ध्यान। नो वरी, आज मैं उन लोगों को उनके हिसाब से यहाँ पर सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, हमने वीबीटी स्टार्ट की थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ भी खास नहीं है, वही वेस्पर थ्योरी है, सारे वही डायग्राम किए थे, बस उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने ऐड कर दी। ठीक है, डायग्राम्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऐड की थी और कुछ नहीं किया। तो वो कैसे है, सभी डायग्राम वही वैसे ही हैं, बस एक डायग्राम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और बाद में फिर हम फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे वेस्पर थ्योरी में लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 1s2 2s2 2p3 ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे 2s2 ऐसा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये हायर में नहीं जा सकता, 3s में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करेगा। तो 2px 2py 2pz इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब देखिए इसमें, और ये लोन पेयर रह गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन दी थी मैंने, सबसे पहले वो बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? जब एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम कौन सा होता है बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द सेंट्रल एटम? सर जिसके पास बॉन्ड बनता था। हाँ, जब कोई मतलब वो एटम जिसके चारों तरफ दूसरे एटम जुड़ते हैं उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। ठीक है, द एटम विच जॉइन द अदर एटम्स अराउंड इट, उसके चारों तरफ, तो उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चारों तरफ जुड़े, दो तरफ जुड़े, 3 तरफ जुड़े या एक तरफ जुड़े, लेकिन नाइट्रोजन के चारों तरफ जुड़ रहा है, सीधी सी बात। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम जब उसके चारों तरफ दूसरे एटम आने लगते हैं ना, तो सेंट्रल एटम क्या करता है? वो अपने मोलिक्यूल्स, जो अपने ऑर्बिटल्स हैं, उनको रीअरेंज करता है। रीअरेंज, अपने ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करता है। और रीअरेंज जब वो करेगा अपने ऑर्बिटल्स को, तो सभी का सेम एनर्जी और सेम शेप बना लेगा। क्यों ऐसा करेगा? देखो भाई, अब अमोनिया के पास में हमें पता है लास्ट शेल में s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है। s की शेप अलग होती है, p की अलग होती है। तो जब मेहमान आता है तो मेहमान को पता क्या लगता है? मान लो आपके घर में मेहमान आए और आपके पास एक चेयर है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी हैवी दिखती है, एक चेयर है बिल्कुल पतली सी, एक स्टूल है। 3 मेहमान आपके पास आ गए, आप क्या करोगे? एक को स्टूल पे बिठाओगे, तू स्टूल पे बैठ जा, तू बड़ी चेयर पे बैठ, तू छोटी पे बैठ। ये तो भेदभाव हो गया ना। तो एटम भेदभाव नहीं करते हैं। तो यहां क्या होने वाला है? वो क्या करेगा? तीनों चेयर को मिक्स कर लेगा, मिक्स करके 3 नई चेयर बनाएगा। स्टूल को, चेयर को और बड़ी चेयर को सबको मिक्स कर लेगा और नई चेयर बनाएगा, 3 नई। तो यही, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडेशन। एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के, वो ऑर्बिटल्स के सभी की शेप और एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो लगभग सेम टू सेम मिलते हो। अब ये नहीं है कि वो बेड को तोड़ के और चेयर बना देगा। स्लाइटली एनर्जी में जिनके डिफरेंस होता है, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस होता है जिन एटम्स के बीच में, और उनकी शेप भी थोड़ी बहुत अलग होती है, उनको वो इंटरमिक्स कर लेते हैं, फिर नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने पुराने थे उतने ही नए बनेंगे, लेकिन सबकी शेप और एनर्जी सेम होगी, सबको अलग सेम अलग चेयर नहीं। मिलेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ यस सर। हाँ जो बच्चे कल नहीं अटेंड कर पाए थे क्लास, उनके लिए बता रहा हूं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। इसको हाइब्रिडेशन बोलते हैं, बस इतना ही है। वो अंदरूनी प्रोसेस है, अंदर होती है, और हमें सिर्फ बाहर से दिखाना है कि किसने करी हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं भाई। लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड पेयर भी करता है। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। टोटल कितने हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? टोटल 4 है, तो मैंने 4 लिखा हुआ है। यस, इस बात पे किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब याद रखिएगा, खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, खाली ऑर्बिटल। दूसरा, नहीं करते। जो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने किए थे, आपको याद होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड वाले हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई वाले नहीं करते। तो वीबीटी के अंदर हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड भी सीखा था। ठीक है, यस सर। अब जिन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं किया था, मैं उनको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। 5 मिनट का रिमाइंडर है, फटाफट करवा रहा हूँ। उसके बाद आप डायग्राम देखिए और डायग्राम जरूर बनाइएगा। हाइब्रिडाइजेशन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं?
सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, अभी एक सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा, री एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाएगा, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले इसको एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड का हिसाब करते हैं। तो एक बार ये आपको आ जाए तो देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गए, जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लास्ट शेल वाले सारे ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन उसको निकालते कैसे हैं, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने होते हैं वही होता है स्टेरिक नंबर। सेम है दोनों चीजें, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखने का तरीका, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ ये दो चीजें हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। पाई बॉन्ड नहीं करेगा, खाली ऑर्बिटल नहीं करेगा। लोन पेयर खाली नहीं होता, पेयर में होता है वो। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपली यहां पर हमारे पास क्या आ गया, लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है, आपको पता है वेस्पर थ्योरी से हमने निकालना सीख रखा है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 स्टेरिक नंबर है, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ही बात होती है, दोनों सेम चीजें, हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर। बट ये आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि ये कई जगह पर पेपर में पूछा जाता है। नाम ही सीधा आएगा स्टेरिक नंबर, आपको नाम याद नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। वही हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, बात एक ही है, बार बार लिखा हुआ है, हर मॉलिक्यूल पे लिखा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी आप यहीं से देख के बता सकते हैं। s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो s1 और p के 3, sp3 विल बी द हाइब्रिडेशन। यस कृष्णा बेटा बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, जो सर लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्यों आता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्यों करता है सर लोन पेयर? क्यों करता है, देखो जब हमारे घर में मेहमान आता है तो सबसे ज्यादा नटखट होते हैं बच्चे। मम्मी पापा उनको पहले से ही बता देते हैं, टिक के रहियो, चुपचाप रहियो, कुछ शरारत मत करियो। ये लोन पेयर वैसा ही है, इसको पहले ही एटम टिका देता, भाई तू साइड हो जा, मुझे मेरी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वरना मैं अनस्टेबल हूं, और तेरे कारण अगर वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो तेरी खिंचाई सबसे पहले होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा तो ये इसकी जो शेप है वो आने वाले एटम को, जो इसके पास आ रहा है इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, वो शेप इसको अफेक्ट करेगी, और इसको अफेक्ट करेगी, वो शेप अफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली एटम का बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो एटम इसको भी हाइब्रिडाइज्ड कर देता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। दैट इज इट। तो भाई अब आपको सीधा हाइब्रिडेशन, देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अटके हुए हैं। तो देखो s का 1 ऑर्बिटल है, p के 3 है, ये सेकंड जो आगे लिखा हुआ ना ये तो शेल नंबर है, ऑर्बिटल तो एक ही है ना s का, और p के 3 है अलग अलग। तो s1 और p3, तो sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द NH3 मॉलिक्यूल, sp3। समझ में आ गया हाइब्रिडेशन कैसे देखनी है? हाइब्रिडेशन भी ऐसे देखनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी यहीं से देखने हैं, स्टेरिक नंबर भी यहीं से देखना। बस स्टेरिक नंबर के लिए याद रख लो, स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, और खाली ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कृष्णा ने भी पूछा ना कि सर लोन पेयर क्यों करता है, उसका रीजन है। पाई बॉन्ड क्यों नहीं करता, उसका रीजन उसका ओरिएंटेशन है। पाई बॉन्ड को ओरिएंटेशन इतना परफेक्ट होता है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, बट कई बार इसका ओरिएंटेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है पाई बॉन्ड कई बार। और ये बहुत रेयर एक्सेप्शन है जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ग्रेजुएशन क्लास में बीएससी के अंदर हमने बच्चों को पढ़ा रखा है तो उसके अंदर मिलता है, लेकिन अभी आपके लिए वो जरूरी नहीं है, तो आई विल नॉट टेल दैट। ठीक है, वैसे बता देता हूँ बेंजाइन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आगे वो और बताता हूँ एक और चीज इसके अंदर, तो वो पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसको हम लोन पेयर कहते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कई बार नहीं करता, वो कुछ और ही कहानी कर रहा होता है। लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता कई बार, ये चीज तो आपको +2 में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कन्वीनियंस के हिसाब से एटम को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है भाई, सीधी बात, उसको अपनी एनर्जी डाउन करनी है। अगर कोई सामने अड़ रहा है उसके, वो उसको साइड कर देगा, उसकी शेप बदल देगा, ठीक है, उसकी एनर्जी बदल देगा, तू साइड हो जा, मुझे अपनी वैलेंसी पूरी करनी। दैट्स द रूल। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? ठीक है, तो भाई हाइब्रिडेशन sp3 होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर वही रहेगा, बॉन्ड एंगल वही रहेगा जो आपने वेस्पर थ्योरी में किया था। 107 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल, पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल, पिरामिडल। ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के ऊपर ये पिरामिड बन रहा है, तो इस तरह से ट्रायंगुलर पिरामिडल तो डायरेक्ट हो गया ये, है ना। और अब इसमें एक और चीज आती है, परसेंट करेक्टर भी आता है। वो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन से? बहुत आसान है,
स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो 100 को सीधा, sp3, p के 3 है, s का 1 है, टोटल हो गए 4, 100 को 4 से डिवाइड करो, 25 ईच, हर एक करेक्टर 25 है, यानी s 25% है, p के तो 3 है, तो 25 25 25 75 p होगा करेक्टर। यस, समझ में आ गया, करेक्टर परसेंट करेक्टर। Yes, sir. ठीक है, तो ये है पूरी कहानी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट में जाके जितने भी वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड बन रहे हैं सारे बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, खाली ऑर्बिटल को मत करवाना हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट, बस इतना सा ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, जो बच्चे कल नहीं कर पाए थे ज्वाइन, उनको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 5 मिनट का रिव्यू दूंगा, आप अपने नोट्स में चेक कर लेना, आपके बिटली लिंक जो आपके ग्रुप्स के अंदर 9th और 10th ग्रुप के अलावा भी है क्या कोई इसमें? No, sir. एनी स्टूडेंट? हाँ, नहीं है, ठीक है, तो आपका बिटली लिंक वहां ओपन हो चुका है, अपडेट हो चुका है। बिटली लिंक में सभी लेक्चर्स के अलग अलग सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सबका एक सिमिलर एक सिंगल पीडीएफ भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है पूरे लेसन का, ठीक है। सिंगल पीडीएफ मत बनाइए, बाद में उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हर एक लेसन का जो भी आप पीडीएफ निकाल रहे हैं, तरीका क्या होता है बता देता हूँ। जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में ना रफ नोटबुक पे उसका नाम लिख लीजिए कि इसने कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। हालांकि मैंने लिखे हुए हैं कई जगह पर कई जगह पर नहीं लिखे होते, और कई जगह पर बच्चे को अपना कन्वीनियंस चाहिए होता है, बच्चे को अपने हिसाब से लिखना होता है कि मेरे को तो ये टॉपिक इसमें मिला, मैं तो वो लिखूंगा। तो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से कि क्या क्या टॉपिक आपने इस पूरे पीडीएफ में पढ़े हैं, वो सारे पीडीएफ के टॉपिक रफ नोटबुक पे लिख लीजिए, लेक्चर नंबर लिख लीजिए, और उसके बाद उस पीडीएफ को रीनेम कर लीजिए। नोटबुक में भी लिख के रखिए, एक ऐसी बुक बनाइए कि लेक्चर नंबर ये 1 केमिकल बॉन्डिंग इसमें ये किया था, लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग इसमें ये है, लेक्चर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग इसमें ये है। एक तो नोटबुक पर लिख लीजिए, एक ऐसी नोटबुक बना लीजिए जिसमें सभी लेसन्स के लेक्चर नंबर और नेम लिखे हो। हर रोज 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बट वो लिखना पड़ेगा। दूसरा, पीडीएफ जो डाउनलोड करते हैं उसमें आप अपने हिसाब से, मतलब जो आप लेक्चर नंबर में जो टॉपिक लिख रहे हो वही टॉपिक उस पीडीएफ के ऊपर भी लिख लीजिए, दोनों पर लिख लीजिए। तो जब आपको ढूंढना हो तो आप नोटबुक में डायरेक्ट देख के ये वाला ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा मेरे को ये वाला टॉपिक, और लेक्चर नंबर 4 की पीडीएफ डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंस होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताता हूँ, क्या कहानी है सिग्मा और पाई बॉन्ड की, हल्का सा रिव्यू देता हूँ। यहाँ चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर देते हैं ना, नया पेज ले लेता हूँ। सिग्मा बॉन्ड देखिए क्या होता है अभी। एस और एस ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं, एस और एस, तो वो कैसे ओवरलैप कर सकते हैं? दोनों गोल होते हैं, गोल मतलब बॉल की जैसे, दो बॉल, तो कैसे भी इसको उल्टा सीधा करवा दो, एस एस ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड, सिर से सिर भिड़ा के ओवरलैप करते हैं ये, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, दूसरा sir. देखिए, अब एस अगर पी से ओवरलैप कर रहा है, पी ऑर्बिटल से, तो ऐसे करेगा वो, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है, सेम है, हेड टू हेड, ठीक है। जिन्होंने कर रखा उनकी रिवीजन हो जाएगी, अगर आपने कल ये इसको पढ़ा था तो आपको दोबारा अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये एस और ये पी ऑर्बिटल, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट, एक और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, पी ऑर्बिटल के साथ में एस ऑर्बिटल यहां पर भी ओवरलैप करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होती इसकी, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। क्लियर है भाई? यहां पर बॉन्ड नहीं बनता, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? ये याद रख लेना, नो बॉन्ड, यहां कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो ओवरलैपिंग। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एस और पी का और एस और एस का तो हो गया। अब हम बात करेंगे पी और पी की ओवरलैपिंग। तो पी और पी कैसे कर सकते हैं? पी और पी ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, एक पी ऐसे और एक पी ऐसे, ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है, हेड टू हेड, ये भी सेम टू सेम हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड का ये साइन होता है ऐसे, क्लियर है? सिग्मा, ये याद रखना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट, पी और पी दूसरा एक और मेथड है। देखो पी ऑर्बिटल एक्चुअल में ऐसा होता है, डम्बल शेप, ऐसा 8 के जैसा। तो दूसरे का सेंटर यहाँ है, ये भी 8 के जैसा है।
तो ये साइड से ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि हम ऐसे नहीं दिखाते तो इसको हम जनरली ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे, और दूसरा ऐसे। अब ऐसे भी कई बार कचरा मच जाता है, ये साइडवेज, ये साइड की ये है इसकी ओवरलैपिंग, ये दोनों आपस में ऐसे यहां पर एक दूसरे के इतना पास आ जाएंगे कि एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। वैसे ऑर्बिटल्स की आपको पता है, ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री थोड़ा होती है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में घूम रहे हैं, वो वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो गया, शेयर हो गया, एक दूसरे से बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, हेड टू हेड शेयर हुआ सिग्मा बॉन्ड, साइडों से शेयर हुआ पाई बॉन्ड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में वो घूमते हैं, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमने क्या किया, शेयरिंग करवा दी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी शेयरिंग हो जाती है पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। तो वो शेयर हो गए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में घूम सकता है। अब उसको आजादी मिल गई दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर घूमने की। लेकिन इसको ऐसे भी नहीं दिखाते हैं, होता ये ऐसे है, एक्चुअल वाला ये डायग्राम है, बट ऐसे नहीं दिखाते है ना। ये है साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको हम लिखेंगे साइड ओवरलैपिंग। इसको दिखाने का तरीका एक्चुअल में क्या है, तो वो देखिए, इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि इसको दूर ही रखो, दूसरे ऑर्बिटल को भी दूर रखो, और दोनों के बीच में ना ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दो कि ये हिस्सा और इधर से ये हिस्सा। आप 2 लाइनें बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, एक एक लाइन से भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग है, कौन सी, साइड ओवरलैपिंग। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये है साइड ओवरलैपिंग। तो साइड से वो ओवरलैप करते हैं सभी ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये साइड ओवरलैपिंग जो होती है, ये होता है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है भाई। ठीक है, समझ में आ गया सभी को पाई बॉन्ड कैसे बनता है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ना, जो ओवरलैप कर रहे हैं ये साइडों से, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। क्यों बहुत कम होता है, उसका रीजन भी बताऊंगा। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. उसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। हालांकि आपको दिख रहा होगा हेड टू हेड ये तो कम भिड़ रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही अंदर घुस जाते हैं, मैंने इनको कम दिखाया, बट ये ज्यादा अंदर घुस जाते हैं एक दूसरे के, सिग्मा वाले। तो चाहे वो पीपी सिग्मा बना रहा हो, चाहे एसएस सिग्मा बना रहा हो, सिग्मा वाले, या एसपी सिग्मा बना रहा हो, पीपी, एसएस, एसपी सभी सिग्मा बना सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड एस नहीं बनाएगा, ओनली पी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएगा। पी के अलावा डी, ये तो था पीपी ऑर्बिटल है ना, पी और पी ऑर्बिटल, तो ये पी और पी ऑर्बिटल हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। अब एक और ऑर्बिटल होता है डी, डी भी ऐसा कर सकता है। तो डी ऑर्बिटल का लोब कैसा होता है भाई, 4 लोब होते हैं, Double number. डबल डम्बल होता है ना। तो ये डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो डी और पी की ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो अगर ये ऐसे और ऐसे, और इसमें जो पी ऑर्बिटल है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड करके दिखा दूं, ऐसे, ठीक है, ये कुछ तरह की हो जाएगी, बट इसको ऐसे ना दिखाएं, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे शो कर सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है। ये समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसकी ओवरलैपिंग और ये इसकी ओवरलैपिंग, तो ये हो जाएगा डी, और ये था पी, डीपी ओवरलैपिंग। तो ये भी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, ये भी साइड ओवरलैपिंग है। ठीक है, साइड से ओवरलैप हो रहा है, साइड ओवरलैपिंग, साइड ओवरलैपिंग। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी पाई बॉन्ड ही बनाता है, पाई। क्लियर है सबको? Sir, यस बेटा। sir, क्या S और D बॉन्ड नहीं बना सकते? क्या क्या क्या, दोबारा बताना। सर वो पूछ रहे हैं कि एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं एस और डी, किसने मना किया है? एस और डी अगर बनाएगा तो एस ऑर्बिटल इसके यहाँ ऐसे जुड़ेगा, ऐसे, तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे किसी भी एक लोब पे ऐसे जुड़ सकता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है? मतलब सर S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ भी एस जुड़े वो। किसी के साथ भी जुड़े सिग्मा ही बनाएगा। अरे वो गोल है चारों तरफ से, उसकी साइड क्या, आप ऐसे कहोगे उसकी कोई एक साइड है, उसके चारों तरफ से एक जैसा है, गोलमोल रसगुल्ला Yes, sir. है ना, तो वो हर तरफ से एक जैसा ही जुड़ता है। पी ऑर्बिटल में एक तो साइड होती है, एक परपेंडिकुलरली होता है, डी में भी साइड और परपेंडिकुलरली होते हैं। तो ये पी और डी हैं जो हेड टू हेड भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हेड टू हेड भी जुड़ सकते हैं। डीपी सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, याद रख लेना। वो मैंने वहां शो नहीं किया, बट आपको अगर ओवरऑल पता लग गया, जैसे ये डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, लो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया डी और पी का, बन गया कि नहीं बन गया?
यस सर। यस सर, हेड टू हेड। डी और पी सिग्मा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया भाई कौन क्या कैसे बनाता है। यस सर। Yes, sir. अब पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, सिग्मा की ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अगर दो एटम्स को आप पास लेके आओगे डी और पी को सपोज, तो ये पाई क्यों बनाएगा, ये रोटेट कर सकता है ना। अगर मैं इसका एक्सिस घुमा दूं तो ये बेचारा एक्सिस को घुमा के, एटम को घुमा दो आप, ऐसे कर दो, ऐसे आपके पास में एटम, आप इसको ऐसे कर दो, घूम सकता, घूम के वो सिग्मा बॉन्ड क्यों ना बनाए, वो पाई क्यों बनाए। समझ में आ गया। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अब सिग्मा बनने के बाद ऐसा ऐसा तो सीधा सिग्मा ही बनेगा, पर प्रॉब्लम आती है पी ऑर्बिटल में। तो देखो पी ऑर्बिटल ने पहला बॉन्ड बना लिया कि सपोज मैं यहाँ पर आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ पी ऑर्बिटल का, ये सिग्मा बॉन्ड हम पी ऑर्बिटल का बना रहे हैं, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है और दोनों ने ओवरलैप किया हेड टू हेड, ठीक है। और दोनों जब ओवरलैप करने के बाद जब सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है, अब देखो एक और यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल था ना पी एक्सिस में, दो पी एक्स और पी वाई तीन ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें तो पी में, है ना, ये बन गया सिग्मा। तो अब ये जो ऑर्बिटल है ना जो आपको दूर दूर नजर आ रही है, असलियत में दूर नहीं है, ये ऐसे हैं भाई, ध्यान रख लेना ऐसे। तो पहला जो था पी ऑर्बिटल ऐसे वाला था और दूसरा पी ऑर्बिटल भी ऐसे वाला था, दोनों तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली, मिक्स हो गया ना काम। एक को हटा देता हूं। अब जो दूसरा पी ऑर्बिटल था वो ऐसे था परपेंडिकुलरली ऐसे, तो वो बेचारा साइड से, अब ये आपको बड़े दूर नजर आ रहे होंगे बट एक्चुअल में वो ऐसे हैं, क्योंकि इनका जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं, मैं उसको दोबारा बना देता हूं, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं वो ऐसे हैं, एक ये है और एक यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये ऐसे करते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कर लिया, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो जो साइड वाले हैं ना, ये वाले साइड वाले, ये अपने आप ओवरलैप हो जाते हैं, हमें करने नहीं पड़ते। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, इस sir. तरह से एक्चुअल में ये जो आपको दूर नजर आ रहे हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो इसलिए इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है पाई बॉन्ड का। क्यों कम होता है ये समझ में आया? क्योंकि वो साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, सामने सिग्मा बॉन्ड है, और अंदर घुसेंगे तो सिग्मा बॉन्ड को और अंदर घुसना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड अपनी हद तक अंदर घुस चुका है, उसके बाद अंदर नहीं जा सकते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने वाले। तो अब पाई बॉन्ड बेचारा जितनी की जगह मिली उतना ही ओवरलैप करेगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब इसके अंदर एक और एक्सिस होती है जेड एक्सिस, ये लीजिए जेड एक्सिस बना दिया, यहां पर भी जेड एक्सिस बना दिया, तो ये एक्चुअल में ये भी तो ओवरलैप कर सकते हैं। तो जेड एक्सिस एक्चुअल में कैसी होती है वो बताता हूँ। जेड एक्सिस यूं समझ लीजिए आपकी स्क्रीन के आर पार, जहां पर ये सेंटर है इसका, इसके आर पार फिंगर रखिए, आर पार एक, और दूसरे सेंटर के भी आर पार फिंगर रखिए, दोनों फिंगर्स आपस में ओवरलैप कर रही है साइड से, ये तीसरा बॉन्ड है। यस सर। तीसरा बॉन्ड भी साइड में Yes, ओवरलैपिंग बनेगा, मतलब वो भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी के सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, दूसरा और तीसरा। अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो पहला सिग्मा, बाकी दोनों पाई। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब दूसरी बात, मान लो कि किसी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमने ये पी ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड के अगेंस्ट ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस को पकड़ के और ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ऐसे, जैसे मेरे हैंड्स आपको नजर आ रहे होंगे मूवमेंट में, उल्टा सीधा घुमा रहा हूं, तो क्या बॉन्ड टूट जाएगा क्या? मैंने No, डिस्टेंस sir. दूर नहीं किया, डिस्टेंस दूर नहीं किया। और इलेक्ट्रॉन है भाई, दोनों के बीच में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमने का न्यूक्लियस के घूमने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यस सर। क्लियर है? तो यानी yes, कि sir. इसमें फ्री रोटेशन हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड में दो एटम्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। बट जब मैंने इनको ऐसे करके ऐसे ये पाई बॉन्ड बना दिया, अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, सोचो जरा क्या होगा? सर टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड टूट जाएंगे इनके। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? सिग्मा रहेगा, पाई टूट Yes, जाएगा। sir. इसका मतलब टूट Yes. जाता है, सिग्मा जाता है। पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, अगर होगी तो नहीं टूट होती। जाएगी। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। तो ये डिफरेंसेस होती है। थे पाई बॉन्ड में। और दूसरी चीज, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में कहाँ घूम रहे हैं? तो देखो पाई बॉन्ड में एक तो ये था लोब, एक ये था, दोनों ओवरलैप हो गए थे, एक ये था और एक ये था, ये ओवरलैप हो गए थे। तो अगर मैं इन ओवरलैप्ड लोब को सही तरीके से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, नीचे वाला भी ये कुछ ऐसा ही बनेगा। ये समझ में आ रहा है?
हाँ Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बीच में नहीं घूम रहे। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे घूमते हैं पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। डिफरेंसेस समझ में आ गए? हाँ यस सर। पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि भाई वो पाई क्यों बनाएगा, साइड से ओवरलैप करके कच्चा बॉन्ड क्यों बनाएगा, वीक बॉन्ड क्यों बनाएगा? वो जब घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, अकेला एटम रोटेट करके बॉन्ड बन गया, सिग्मा पहला बनेगा। उसके बाद पाई बॉन्ड बनाना उसकी मजबूरी होता है, इसलिए वो पाई बॉन्ड बनाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. सिग्मा और पाई बॉन्ड, इनके डिफरेंसेस भी मैंने लिखवा रखे हैं बेटा, आप वो डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ आप उन लोगों के लिए था कि उनको थोड़ा सा समझ आ जाए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तीन तरह से हो सकती है, सीधे सीधे डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये जीरो ओवरलैपिंग नो बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसी तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग यहाँ पर भी हो सकती है पीपी में। पीपी में भी जीरो ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? देखो पीपी में जीरो ओवरलैपिंग भी होती है, एक ऐसे जुड़े और एक ऐसे जुड़े, जीरो ओवरलैपिंग। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और एक और चीज रह गई, पॉजिटिव लोब और नेगेटिव। मान लो ये पॉजिटिव हिस्सा है, नेगेटिव। पी ऑर्बिटल जो होता है ना, आपने जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करी थी तो उसके अंदर पी ऑर्बिटल के लोब ऐसे आ रहे थे, ऐसे, जब साई की वैल्यू आ हाँ रही है यस 4 पाई आर Yes, sir. जब इसका स्केयर किया हमने तो स्केयर में पी ऑर्बिटल ऐसा बन गया, क्योंकि स्केयर तो नेगेटिव होता नहीं, नीचे नहीं जाता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव, एक नेगेटिव हिस्सा होता है पी में, एक पॉजिटिव होता है। एस ऑर्बिटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल का जब आपने ग्राफ बनाया था तो वो सिर्फ ऐसे आ रहा था, 2s का बनाया तो वो ऐसे आया, 3s का बनाया तो वो ऐसे आया था, है ना। तो एस ऑर्बिटल हमेशा ऊपर आता है, लेकिन पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसके ग्राफ जाते हैं, इसलिए उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हिस्से होते हैं। तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव मिले तो क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। नेगेटिव Yes, से sir. नेगेटिव मिले तो तभी उसको भी positive. नेगेटिव। उसको भी पॉजिटिव नहीं, उसको भी पॉजिटिव। सेम चार्जेस, हाँ यस सर। हाँ अपोजिट चार्जेस अगर मिलेंगे, ये पॉजिटिव तो अपना negative होगा। नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? समझ में आ गया ये? Yes, हाँ sir. यस सर। ये सारे डायग्राम आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, आपके नोट्स के अंदर, बिटली लिंक के अंदर जाकर देख लीजिएगा। पांचवा छठा कोई आपको, पांचवा या छठा जो भी इसका लेक्चर नंबर है उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, जहां से वीबीटी स्टार्ट होती है। वीबीटी का एक शुरू में एक और डायग्राम दे रखा है मैंने, कि जब दो न्यूक्लियस आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे वो पास आते हैं तो एक हद आएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी। यूनिवर्स का रूल है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है। और उसके बाद क्या होता है? जैसे ही जरूरत बॉन्ड बन जाता है सबसे लोएस्ट एनर्जी पर, जैसे ही वो उससे भी ज्यादा पास आएंगे तो फिर सिस्टम की एनर्जी increase होगी। रिपल्शन फोर्सेस आ जाएंगी और बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वीबीटी का बेसिक डायग्राम है, जो कहीं काम नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक थ्योरी उसकी पता होनी चाहिए। ये सबसे पहले मैंने दे रखा है, उसके बाद में नीचे हाइब्रिडाइजेशन ये दे रखा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, फिर हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऑर्बिटल अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएगा, सारे सेम साइज के, सेम एनर्जी के। इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इंटरमिक्स किन ऑर्बिटल का होता है? जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने नए बनेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा सेम होती है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप। डंबल शेप जैसा ये, लेकिन एक बड़ा लोब, बहुत बड़ा, और एक छोटा सा लोब, ऐसा होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. छोटे लोब को नहीं भी दिखाएंगे, सिर्फ सिंगल लोब को दिखाएंगे तो भी काम चलता है। हर जगह पे आपको सिंगल ही दिखाया होता है, छोटे वाला लोब कहीं कहीं दिखाया होता है बुक्स में, और ज्यादातर जगह पर नहीं होता। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक ही लोब से काम चलता है और फ्रीली चलता है, दूसरा लोब बनाने की जरूरत नहीं है। सभी ऑर्बिटल, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही लोब बना सकते हैं, ठीक है। और सबका, और जो शेप होता है सबका सेम होता है। दैट्स इट। तो ये था भाई कल तक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए जरा, नेक्स्ट PCl5। अब हम सेम मॉलिक्यूल यानी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, ये थ्योरेटिकल पार्ट था सिग्मा और पाई बॉन्ड। मेन चीज सिग्मा और पाई बॉन्ड और उनके डिफरेंस है, अच्छे से याद कीजिएगा। मैंने 7 डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड के करवा रखे हैं, पाई बॉन्ड के जस्ट डिफरेंस, जस्ट उसका अपोजिट लिखना आपको, जस्ट अपोजिट, ठीक है। वो लिखवाए नहीं, आप देख के बता सकते हैं इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें होता, उसमें नहीं होता, नहीं लिखना, बस नो लगाना, ठीक है। तो वो डिफरेंस करने के बाद में फिर सीधा हम अपने वेस्पर थ्योरी वाले डायग्राम करेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ढूंढेंगे और परसेंट करेक्टर, बस कुछ नहीं करना। तो यानी वेस्पर थ्योरी से ही ये लिंक रखता है सारा का सारा। तो देखिए बेटा जरा क्या है, तो PCl5 का डायग्राम बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। तो यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। तो 3s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में 1 चला जाएगा, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर क्लोरीन कितने जुड़ गए? 5 क्लोरीन जुड़ गए।
अब देखो क्या लोन पेयर है, थर्ड शेल में कोई लोन पेयर नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 हैं। ये खाली है, ये तो हाइब्रिड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। स्टेरिक नंबर भी वही होगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं, तो स्टेरिक नंबर 5 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, आगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन। S का एक ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल हैं, D का एक ऑर्बिटल है, sp3d विल बी द हाइब्रिडेशन, sp3d। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। सीधा सब कुछ यहीं पे छुपा हुआ है, इसलिए बोल रहा था वेस्पर थ्योरी अगर आ गई तो समझ लेना वीबीटी आ गई। सब कुछ यहीं छुपा है, बस हमने ये 2 लाइनें ऐड कर दी उसमें। है तो वही वेस्पर थ्योरी, डायग्राम भी वही है, सब कुछ सेम, स्ट्रक्चर भी वही है, सिर्फ 2 एंगल भी वही है, सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर दी। कौन सी 2 लाइनें? हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3d। अब इनमें परसेंट कैरेक्टर निकालें तो परसेंट कैरेक्टर sp3d, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं, है ना? 5 से डिवाइड कर दो 100 को, 20% ईच। 20% ईच का मतलब s 20%, p के 3 ऑर्बिटल हैं, 20 20 20 60, और b का एक ही है 20, तो ये होगा 20 60 और 20%। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. स्ट्रक्चर वही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 90 एंड 120 एंगल, इक्वेटोरियल और एक्सियल एंगल सेम टू सेम है जो आपने वहां कर रखा है। अब जरा ध्यान से देख लो एक बार, ये मोमेंट ऑफ सेकंड के लिए इसको ध्यान से देख लो, आपको समझ में सारा स्ट्रक्चर आएगा, वही कर रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीबीटी जो आपकी स्क्रीन के सामने है? कुछ है क्वेश्चन? सब सो गए क्या? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऐसा जरूरी है क्या कि हर बार सर सिग्मा बॉन्ड ही पहले बने? हर बार मतलब सर हर बार सर जो सिग्मा बॉन्ड है वो ही पहले बने पाई बॉन्ड से? हमेशा बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। यहाँ सर रीजन बता देता हूं, एक नॉर्मल सी चीज है, जब आपको शाही पनीर आपके सामने रखा हो और एक आपके सामने चटनी रखी हो आलू की, और एक शाही पनीर रखा हो, और आपकी चॉइस हो, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? शाही पनीर या चटनी? ऑब्वियस है। यहां पर भी जब वो हेड टू हेड जुड़ सकता है, व्हाई इट विल, मतलब वो क्यों बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा जब वो हेड टू हेड जुड़ सकता है? तो क्यों? सर हेड टू हेड स्ट्रॉन्ग भी तो है सुनिए, उसका। एक और रीजन बताता हूँ, हेड टू हेड जुड़ने पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एक्सटेंड होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, सिस्टम की एनर्जी उतनी कम आएगी। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। अब अपनी एनर्जी कम करना चाहता है तो कैसे करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाते। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगर वो बनाना बना सकता तो वो पहले पाई क्यों बनाएगा भाई? वो पहले सिग्मा ही बनाएगा ना, जब उसके पास ऑप्शन है तो। समझ में आ गया? यस सर। जोर की भूख लगी और शाही पनीर सामने, और हम चटनी के साथ रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे ना। हाँ, शाही पनीर हो ही ना तो ठीक है भाई, जो मिलेगा वो तो मिल खाना पड़ेगा, हर रोज वही तो खाते हैं, Yes, नॉर्मल sir. खाना खाते हैं, दैट्स इट, दैट इज द रीजन। ठीक है कृष्णा बेटा, ओके सर। समझ में आया? ये ऑप्शन नहीं है उनके पास में, ये उनका मजबूरी है, उनको एनर्जी कम करनी है, इसलिए सिग्मा ही बनाएंगे, वो पाई नहीं बनाएंगे। पहले सिग्मा बनने के बाद पाई तो मजबूरी है कि सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब कल तो शाही पनीर खा लिया, अब शाही पनीर खाने के लिए है ही नहीं, तो अगले दिन तो चटनी रोटी खानी है बेटा। समझ गए? यस सर। यस बस, सर। तो वो अगला दिन है, वो अगला बॉन्ड है बेटा, अगला। तो इस वजह से वो तो बाद में पाई ही बनेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, SF4, ये भी हम कर चुके हैं। S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16, एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, थर्ड शेल लास्ट शेल है, 3s2 और 3p4, यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाले किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये हम वेस्पर में सीख चुके हैं, वेस्पर थ्योरी के अंदर 3s2 3px 3py 3pz के अंदर 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला गया, p में 3 रह गए, 3 फ्लोरीन वहां जुड़ेंगे, d के अंदर 1 जुड़ जाएगा, 4 टोटल 4 जुड़ गए, और
3s2 लोन पेयर रह जाएगा। वही डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है जो पहले था, याद रख लेना, ठीक है। अब होगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि पहला बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा ही बनेगा, तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड हो किसी दो एटम के बीच में तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई। ट्रिपल हो तो ट्रिपल, एक सिग्मा दो पाई। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो बस यही चीज का ध्यान रखना है। तो अब आपके सामने आ गया, लोन पेयर एक है, 4 बॉन्ड पेयर है, टोटल हो गए 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 5, स्टेरिक नंबर भी 5 बनेगा। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड से बनता हो तो स्टेरिक नंबर भी 5। हाइब्रिडाइजेशन s का एक ऑर्बिटल लोन पेयर काउंट होगा, याद रखना, और p के 3 और d का एक, sp3d। पहले वाले में भी sp3d थी पर लोन पेयर नहीं था, इसमें भी sp3d है, लोन पेयर है। पहले वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, ये क्या है, इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट Yes, sir. स्ट्रक्चर क्या होगा, सीसा, ठीक है। है ना। आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा, इसका हिंदी आती किसी को? आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा, पता है? नो सर। नहीं पता? देखो सर मैंने आई एक आरी सा- देखी जो देख नहीं सकती। गलत, साफ। बताता हूँ। आई सा मैंने देखा, ए सा, यहाँ पर ए सा जो सा है, सा का दूसरा मीनिंग होता है आरा, वो ये सर लकड़ी आरी काटने वाला आरा। आरी बोलते हैं। आई सा ए सा, मैंने एक आरा देखा, आई सा मैंने देखा, ए सा एक आरा, विच जो देख नहीं सकता, जो, कुड नॉट सा जो देख नहीं सकता। चलता नहीं था। इस सा का मतलब है चलना, अंग्रेजी में हाँ। एक ही वर्ड के 3 मतलब है। आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा, मैंने एक आरा देखा जो चलता नहीं था। क्लियर है? ओके सर। और ये सीसा है, समुद्री, यस सर। समुद्री Yes, सा, अरे sir. मैंने समुद्री सा लिख दिया SEE आएगा इसमें, है ना, सी की Yes, स्पेलिंग ये sir. होती है। यस सर। हाँ ठीक है, मैंने समुद्री सा लिख रखा है इसको, भाई इसको सही कर लेना, ठीक है। मुझे याद ही नहीं है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं Okay, लिख रहा sir. होता हूँ ना तो मैं बोल भी रहा होता हूँ, ज्यादातर टाइम आपने देखा होगा कि लिखते लिखते बोल भी रहा होता हूँ मैं। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, लिखते टाइम चुप हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड वहां होता है। अब डबल काम करोगे तो ऐसी गलतियां तो होने वाली है ना। तो इसको ये मत समझना समुद्री सा समुद्री आरा या फिर समुद्री चलना, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ये। खैर, तो भाई ये सीसा है जो, जिसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, बच्चों का झूला, है ना, देखने वाला आरा। यस सर, देखा है। ठीक है, तो ये आप लोग कर चुके हैं। तो इसका, हाँ, इसका परसेंट कैरेक्टर अभी देखो, परसेंट कैरेक्टर sp3d कहाँ गया, ठीक है, sp3d तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, टोटल 5 ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। s का एक, p के 3, d का एक, टोटल हो गए 5। 5 से डिवाइड करेंगे 20% ईच, s का 20 है, p का 20 है, d का 20 है, सबका 20-20 है, पीछे वाला ही सेम टू सेम है, स्ट्रक्चर ये आ गया, ठीक है, सीसा बन गया बस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 9 ClF3, ये भी हमने किया था। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 है क्लोरीन के अंदर। अब हमने 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं। अगर इसकी वैलेंसी निकालोगे तो वैलेंसी तो एक ही निकलती है, इसका मतलब एक लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में जाएगा तो 2 नए बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में जाता है तो 2 नए बॉन्ड बन जाते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब इसने 3 बनाने हैं, एक तो इसकी वैलेंसी है, 2 और बढ़ानी है, तो एक लोन पेयर को हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ एक लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। 3s2 सेम टू सेम रहेगा, 3px भी सेम टू सेम रहेगा। 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ये याद रख लेना, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, वरना आप सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लगा के देख लो, आपको मिल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि 3 होते हैं। पूरी क्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली के पास पूरे 3 होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। बोरोन फैमिली के पास 1 लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है। इनके पास फालतू 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन फैमिली के पास खाली है। कार्बन फैमिली बिल्कुल पूरे पूरे, ना कम ना ज्यादा। क्लियर है सबको? जब प्रैक्टिस करोगे आंखों के सामने ऐसा लगेगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस याद रख लेना, ठीक है। तो भाई देखो क्या होगा, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऐसे कैसे रह गए। यहाँ पर पी में 5 थे, तो देखो 2 3 4, सिर्फ 4 ही रह गए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल से उठा के कहीं भी शिफ्ट कर दो, जरूरी नहीं है यही वाला करना है, आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया, डी में आ गया। टोटल 3 फ्लोरीन जोड़ दिए और 2 लोन पेयर हैं। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड 5।
टोटल 5, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड टोटल 5, 2 + 3 5। क्लियर है सबको? हाइब्रिडाइजेशन Yes. लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं एस और पी, एस पी लोन पेयर्स हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो पी के टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, डी का 1 है और एस का भी 1 है, तो sp3d हाइब्रिडेशन वही रहेगी sp3d, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। परसेंट करेक्टर भी वही रहने वाला है, 20%, 60%, 20%। 5 से डिवाइड कर दो 100 को, टोटल 5 ऑर्बिटल है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो 100 को, 20% ईच, एस का 20, पी के 3 थे तो 60 हो जाएगा, डी का 20 रहेगा। स्ट्रक्चर टी शेप, 2 लोन पेयर्स हैं तो दोनों लोन पेयर कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आएंगे, एक्सियल के ऊपर नहीं आते हैं, और ये टी शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको टी शेप स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। दैट्स इट। तो सिर्फ हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, टी शेप आप लोगों को पहले से आपने कर रखा है, इसीलिए बोल रहा था सेम स्ट्रक्चर बार बार करवा रहा हूं, और इनको देखते हुए रेफरेंस लेते हुए आप किसी भी स्ट्रक्चर की मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिखने के बाद में उसकी हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी अपने आप आपको पता लग जाएगा, किस हाइब्रिडेशन में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, टोटल चीजें 5 हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, सीधी सी बात। बट लोन पेयर हो तो लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए ज़ैनन 54 एटॉमिक नंबर, तो 54 के अंदर मैंने इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इसकी लास्ट शेल कौन सी है? 5वीं है, 5s2 5p6, ये 2 ऑर्बिटल ही काम के हैं, तो 5s2 और 5p6, 5p के अंदर 6 थे तो क्या किया, 2 4 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमें 2 फ्लोरीन जोड़ने थे तो 2 फ्लोरीन तभी जुड़ेंगे, डी में ट्रांसफर हो गया 1, तो दोनों के साथ एक बॉन्ड बन गया। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5, तो स्टेरिक नंबर 3 + 2 5, ठीक है। हाइब्रिडेशन एस का 1 ऑर्बिटल है, पी के 3 है, डी का 1 है, sp3d। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. परसेंट करेक्टर वही आएगा, 20 60 20 सब कुछ सेम टू सेम है, क्योंकि टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही ज्योमेट्री चल रही है, शेप अलग अलग है, ज्योमेट्री वही चल रही है। तो जब भी 5 चीजें जुड़ेंगी, यहां से रट्टा मारने वाली चीज, जब भी 5 चीजें जुड़ेंगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा। जब 4 चीजें जुड़ती हैं तो टेट्राहेड्रल बनता है, जब 6 चीजें जुड़ती हैं ऑक्टाहेड्रल बनता है। लेकिन 4 चीजों के केस में कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, वहां ऑर्बिटल का हिसाब होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखना सीख जाएंगे तब आपको वो भी पता लग जाएगा। sd3 हाइब्रिडेशन होती है कई बार, ठीक है, वो भी टेट्राहेड्रल ही होता है। लेकिन एक और हाइब्रिडेशन है dsp2, डी का 1 ऑर्बिटल होगा, एस का 1 होगा और पी के 2 होंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल। dsp2 अगर हाइब्रिडेशन बन रही है, और ये जितने नाम लिख रहा हूं इतनी हाइब्रिडेशनें बनती हैं, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत बना देना, ऐसा नहीं होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल भी तो होते हैं एटम्स के, वो उस हिसाब से ही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से जितनी भी एनर्जेटिक लेवल्स के हिसाब से जो भी हाइब्रिडेशंस बनती हैं वही हाइब्रिडेशन बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ये याद रख लेना। तो dsp2 अगर हाइब्रिडेशन हो तो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, 4 ही बनते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं स्क्वायर प्लेनर बनता है। ये कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बाकी सब आपको आ जाएगा, इन डिफॉल्ट आ जाएगा, और वो एक्सेप्शन भी हम याद करेंगे, नो वरी। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. यस सर। हाइब्रिडेशन आ गई, एस करेक्टर आ गया। अब यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं तो तीनों के तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पर आने वाले हैं, एक्सियल पर एक्सियल बॉन्ड होंगे, और स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा, ये 180 है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लोन पेयर्स काउंट नहीं होते हैं स्ट्रक्चर में, याद रख लेना। और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैंने ज्योमेट्री तो सिर्फ वेस्पर थ्योरी में सिखाई थी, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिखे हैं, ज्योमेट्री नहीं लिखी। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है SF6, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर देख के याद हो जाना चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, थर्ड शेल इज द लास्ट शेल, और इसी के इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड होंगे, तो 3 जितने भी लोन पेयर है सारे एक्सपेंड हो जाएंगे। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, और बाकी पी में 1 था, तो इसके अंदर से 1 उड़ा दिया, पी में से वो यहाँ चला गया, फिर इसमें से 1 उड़ा दिया, वो यहाँ चला गया। तो डी के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एस का 1, पी के 3, तो 3 और 1 4 और 1 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 ऑर्बिटल हैं। लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 6 है, तो टोटल 6 होगा इसका स्टेरिक नंबर। एस का 1 था, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। क्लियर है भाई? सभी सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल ईच 90, इक्विटोरियल और एक्सियल सारे एंगल 90 होंगे। क्लियर है? याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कुछ भी अलग नहीं करेगा, परसेंट करेक्टर भी नहीं निकाल रखा मैंने। क्यों नहीं निकाला परसेंट करेक्टर? सबके लिए जरूरी नहीं है, ये पॉइंटों में आएगा परसेंट करेक्टर, तो जो होल नंबर में आते हैं उन्हीं के परसेंट करेक्टर जरूरी होते हैं। और ये जो परसेंट करेक्टर आपको अभी करवाया जा रहा है
हायर क्लास में ऐसे नहीं निकाला जाता परसेंट करेक्टर, उसका तरीका बदल जाता है, उसके फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, मैथमेटिक्स यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, उसके बाद में उसके परसेंट करेक्टर निकलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है वो, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, आपके लिए यही इजी है, ठीक है, और यही तरीका सही है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, सीधी सी बात। इसमें नहीं निकाल रखा, 6 से डिवाइड कर दो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे पॉइंटों में आंसर आएगा, तो हर एक करेक्टर पॉइंटों में आ जाएगा, उसकी इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में पूछा जाए तो पॉइंटों में निकाल दो, जनरली पॉइंटों वाला कभी पूछा ही नहीं जाता, कॉमन ही पूछते हैं, यस करेक्टर कितना होगा, ये करेक्टर कितना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं फाइंड आउट किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज देखो ClF5, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं क्लोरीन के साथ में, तो ये क्या होगा, क्लोरीन 7 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, एक लोन पेयर बचेगा, और क्लोरीन में 5 थे तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़कर डी में चले जाएंगे, डी के 2 खाली थे ना, 0 0 था यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 2 था, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। टोटल फ्लोरीन कितने जोड़ दिए आपको, 5 फ्लोरीन जोड़ने, 5 जोड़ दिए फ्लोरीन, तो ये 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसको इसकी शक्ल देख के क्या लगता है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि 5 फ्लोरीन जुड़े हैं, है ना। यस सर। ये वहम होता होगा, तो इस वहम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोन पेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें एक लोन पेयर भी है, तो टोटल 6 हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनेगी, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहाइड्रल बनेगा, डिस्टोर्टेड लोन पेयर के साथ, लेकिन ऑक्टाहाइड्रल में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, जब ज्योमेट्री बनेगी लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड, या नीचे बना दो, कहीं भी बना दो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ गया। तो इसकी शक्ल देख के आपको ये लगेगी ये 5 हैं, तो ये टीबीपी बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टीबीपी, तो ये गलत सोच है, इसीलिए अंदर तक घुसना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, बाय डूइंग हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन, बार बार प्रैक्टिस करने से, हार्ड वर्क कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आपको स्मार्ट वर्क आ जाएगा। मैं इसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ, ClF5 कैसे बता सकता हूँ, शक्ल देख के बताऊं, देखिए अब जरा ट्रिक सुनिएगा। क्लोरीन, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी से तो मैंने एक फ्लोरीन जोड़ दिया एक फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, ये बात सबको समझ में आई। 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास, ये मुझे अच्छे से पता है, और आपको भी पता है, आप लोन पेयर तो निकाल ही सकते हो ना, एक बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर होते हैं, आसानी से पता लग जाता है। अब मुझे जोड़ने हैं 5, तो मेरे को 4 फ्लोरीन और जोड़नी है, तो 2 लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में चले जाएं तो 4 बॉन्ड जुड़ जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो टोटल 5 फ्लोरीन जोड़ दी, एक लोन पेयर बच गया, तो मेरे को पता लग गया टोटल 6 चीजें हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक लोन पेयर होगा, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बट लोन पेयर काउंट नहीं होता स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। समझ में आई कहानी, दिस इज स्मार्ट वर्क। यस सर। हाँ, हाउ टू डू, जब बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होंगी आपने, तब आपको सीधा समझ में आएगा, क्लोरीन अच्छा 3 लोन पेयर होते हैं यार, एक बॉन्ड बनता है, इसका वैलेंसी 1 है, तो एक जुड़ने के बाद तो क्या बचेगा फ्लोरीन में, और 3D होता है कि नहीं ये भी सोच लेना, अगर 3D नहीं है तो लोन पेयर ही रहेंगे, बट इसने स्ट्रक्चर दिया है तो पक्का बनता ही होगा, है ना। तो ये तो कंफर्म है कि इसका डी होगा, हायर में जाएगा, तो एक बॉन्ड है, तो बाकी के 4 बॉन्ड कहां से आए, लोन पेयर हायर में जाएंगे, 2 लोन पेयर जाएंगे तो 4 नए बॉन्ड बनेंगे, बात खत्म। एक लोन पेयर जाएगा तो 2 नए बॉन्ड बनते हैं, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। समझ में आ गया स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हार्ड वर्क नहीं कर रखा तो ये स्मार्ट वर्क फेल हो जाता है कभी कभी हमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करके निकाल के देखना पड़ता है जब हम अटक जाते हैं, टीचर्स भी। तो सेम एज इट इज आपके लिए तो बहुत नेसेसरी है, तो पहले स्मार्ट वर्क कीजिए, पहले हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क से कुछ चीजें याद हो जाएंगी जिसको हम स्मार्ट वर्क बोलेंगे, देख के बता सकते हो, है ना। लेकिन जो बच्चा याद नहीं करेगा वो फिर पेपर में ना ये याद करेगा, अरे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ली मैंने, ये एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखते हैं, ये एक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप यही कंफ्यूजन में रह जाओगे कि ये हायर में जाएगा कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, चलो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसको भूल जाओ एक बार, ये है ही नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए पी में, अब इसके साथ तो सिर्फ एक ही फ्लोरीन जुड़ सकता है, ये फ्लोरीन भी नहीं जुड़ सकते, एक फ्लोरीन जुड़ गया, तो क्या करूं, मुझे 4 और जोड़ने हैं, तो डेफिनेटली ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मुझे हायर में भेजना पड़ेगा ताकि 2 फ्लोरीन और जुड़ने की संभावना क्रिएट हो जाए। तो ये 2 भेज दिए, ऐसे पता लगता है कि कितने भेजने हैं। आप सोचो, आप इसको भी एक बना के और यहाँ पे डी जेड स्क्वायर भी आ जाएगा भाई, 3D जेड स्क्वायर, इसमें भी एक भेज दो और यहाँ भी फ्लोरीन जोड़ दो, तो पता लगे कि एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ रखा है, तो पता लगे कि 5 की जगह पे आपने 7 फ्लोरीन जोड़ रखे हैं, तो ClF7 का स्ट्रक्चर बना रखा है, जो कि बनता है डेफिनेटली सही है। लेकिन उसने पूछा ClF5 का था, आपने बना दिया ClF7। ClF7 में मतलब 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, 7 के 7 बॉन्ड पेयर बनेंगे,
pentagonal, bipyramidal will be the geometry of CLF7. Yes, clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं, 2 करूं या 3 करूं, लोन पेयर कितने करूं। यहाँ 2 हो रहे हैं, पिछले केस में 1 हो रहा था, और अगर उससे भी नेक्स्ट ले फ्लोरीन 7 जोड़ दे तो तीनों लोन पेयर हायर लो ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा? पेपर में बैठ के भैया यही सोचते रहना, फिर आगे की प्रोसेस तो याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस ही याद नहीं है। ये एक मेथड है कैसे फाइंड करते हैं। ये मेथड फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप लोग मैथ में फॉर्मूला याद करते हैं ना, फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्यों करते हैं भाई? फॉर्मूला याद हो गया, बात खत्म करो ना, ताकि वो फॉर्मूले की प्रोसेस आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये आपके लिए एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है एक हिसाब से। इसके सारे मॉलिक्यूल 15 मॉलिक्यूल है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे 30 मॉलिक्यूल, एक बार वेस्पर में थ्योरी में, एक बार इसमें वीबीडी में, 30 बार इन्हीं मॉलिक्यूल्स को बना के देखोगे, याद करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, मॉलिक्यूल भी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, नाम भी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, बड़े आराम से। यही प्रैक्टिस है। और अगर एक बार बस देख लिया, समझ लिया, आप पेपर में जाके बना के बैठ रहे हो, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिख रहे हो, डी आएगा कि नहीं यार, 3D से पहले तो 4s आएगा, आप 4s बना के बैठे हो। क्यों बना रहे हो 4s? थर्ड शेल में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, शेल इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करता। ये बात आपको याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. जिन बच्चों को लगता है कि मुझे समझ आ गया, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। समझ किसी को नहीं आता, बार बार रटत रटत अभ्यास के, वो कहते हैं ना, जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान होता है ना। तो मैं बोलता हूँ रटत रटत अभ्यास के, रट्टा मार के जड़मती होत सुजान। मैं कहता हूँ रट्टा मारने से सुजान सुजान बनता है। समझदार आदमी भी रट्टे मारता है, और हम उनको यही सिखाते हैं। जो इंटेलिजेंट है उनको हम ये सिखाते हैं कि बेटा रट्टा मारना है, समझ तो बाद में भी लियो, कोई चक्कर नहीं, पहले रट्टा मार, क्योंकि रटे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, ये इसका एक जस्ट झलक थी। सर रट्टा वरना मारने के लिए एक अच्छा नहीं कर शब्द पाओगे। है कंठस्थ करना। कंठस्थ क्या बेटा? सर रट्टा मारने के लिए एक अच्छा शब्द है कंठस्थ। रट्टा मारने के लिए कंठस्थ करना सर। कंठस्थ, हाँ कह सकते हैं, लर्न बाय हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, या फिर कंठस्थ जिसे बोलते हैं। कंठस्थ होना चाहिए, वही एक ही बात है। रट्टा मतलब कंठस्थ। जानते हैं कंठस्थ कुछ हमारे देश में मतलब ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिनको कई चीजें कंठस्थ थी, जैसे अभी भी हैं, और पुरानी बातों को छोड़ भी दें। आप लोगों ने सुने होंगे वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर एक आदमी को इंग्लिश की डिक्शनरी याद है, पेज नंबर भी बता देता है, इस पेज पे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, अभी भी हैं, है ना। तो वैसे ही हमें भी केमिस्ट्री का एक एक वर्ड जो है वो फिंगर टिप्स में होना चाहिए। बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, या कंठस्थ, बोल के सुना सको पूरी केमिस्ट्री, वो है असली चीज। समझ गए? इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो फिर तो मजे आ जाएंगे। समझ लेना, फिर सामने कोई नहीं अटकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है XeF4, Xenon F4 है, तो Xenon की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने यहाँ पर ना किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखी है, सीधा सीधा इसको कर दिया, ठीक है। ये अब शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से होगा। Xenon में 4 लोन पेयर होते हैं, हमें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने काफी बार लिखी है, इसकी पीछे लिखी हुई है। 4 लोन पेयर है, 4 फ्लोरीन जोड़नी है, तो 4 फ्लोरीन तो 2 ही लोन पेयर को कवर करेंगे ना, तो 2 लोन पेयर कवर हो गए, है ना। तो 2 लोन पेयर बच गए। तो अब देखो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया? 6। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर ऊपर नीचे आएंगे तो स्क्वायर प्लेनर रह जाएगा। यस सर। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4 सिंगल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, 4 और 2 6, sp2 sp3d2, दैट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये याद रख लेना, sp3d2। पर कई बार हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी होता है। अभी हमने रिसेंटली पीछे गया था दो स्ट्रक्चर पहले, तो इसलिए हमें याद है कि s और p वाले ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड करेंगे, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के देख लो, वही बेस्ट एवर मेथड है। यहाँ तो मैंने शॉर्टकट मारा है, और शॉर्टकट हमेशा, जिसको आप लोग स्मार्ट बुक वर्क बोलते हैं, वो एक्चुअल में लर्न होता है बहुत सारा डाटा याद है, इसलिए मैंने उसको स्मार्टली कर दिया। अगर याद ना हो तो मुझे निकाल के ही देखना पड़ेगा, फिर स्मार्ट नाम की चीज काम नहीं करती है। तो जिनको लगता है कि स्मार्ट नाम की कोई चीज होती है वो सबसे बड़े डफर होते हैं। स्मार्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग स्मार्ट काम करते हैं वो एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिस पहले कर चुके होते हैं, इसलिए उनका काम आज स्मार्ट नजर आ रहा है। समझ गए ना आप लोग? यस सर। ठीक है, और इसको आप
एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं कि कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, सर उन्होंने तो ये नहीं करा था और उन्होंने मतलब कम टाइम में इतनी चीज याद कर ली। मुझे कोई भी एक एग्जांपल निकाल के दो, मैं आपको उसका रियल लॉजिकल रीजन बताऊंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। सिंपल एक चीज बता देता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे, बहुत नहीं होंगे मुझे पता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे नोटबुक लेके बैठे होंगे और फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे, नाम भी लिख रहे होंगे, ठीक है, ज्यादातर तो लिख ही नहीं रहे होंगे, नोटबुक पेन होगा ही नहीं, तो यानी वो अभी समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। फिर जो बच्चे सिर्फ समझ रहे हैं उनका तो बेड़ा, बाद में पता लगेगा कि वो लिख के देखते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने लिख के नहीं देखा, नेक्स्ट डे आएंगे तो मेरी कुछ कुछ याद रहेगी, वो ना रिवाइज करेंगे ना कुछ कुछ याद आएगा, हाँ सर ने ऐसा कुछ बनवाया था, मैं कह दूंगा ये मैंने बनवाया था ना, हाँ हाँ सर बनवाया था, हो सकता है मैंने इसमें चेंज कर दिया हो छोटा मोटा, लेकिन आपको कभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कैसे इंटेलिजेंट होता है पता है, अभी यहाँ देख रहा है, अच्छे से समझ रहा है, नोट भी कर रहा है कुछ चीजों को, सारी अगर नोट नहीं कर पा रहा, कुछ कुछ मोटी मोटी हेडिंग्स को नोट कर रहा है, ठीक है। बाद में इस नोट्स को वो डाउनलोड करेगा, फटाफट लिख के देखेगा, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से पूरे लेक्चर में लिख के देखने में, इन्हीं चीजों को लिख कर देखेगा, हो गया आधा घंटा 45 मिनट मैक्सिमम, उसको याद करेगा, लिख के देखेगा, समझेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लगाने से पहले पीछे वाला जो उसने नोटबुक में रफ कॉपी में कर रखा है उसको रिवाइज करेगा, अभी समझा, कुछ लिखा, फिर घर पे लिख कर देखा, फिर उसके बाद रिवाइज किया, 3 बार प्रोसेस कर ली, और नेक्स्ट डे जब मैं क्लास में उससे पूछूंगा पीछे वाला ये स्ट्रक्चर था, वो बोलेगा यस सर मुझे याद है, क्योंकि उसने 3 बार प्रैक्टिस किया। और जो थोड़े नालायक होते हैं, महानालायक होते हैं, थोड़े क्या, वो क्या करते हैं पता है, अभी समझा रहा हूँ, छोड़ना यार आ गया समझ में, सर तो ऐसे ही बार बार एक ही दोबारा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, प्रोसेस तो एक ही है, क्यों करें, वो ध्यान नहीं देंगे, घर पे बैठ के दोबारा बनाने नहीं, आ तो गया छोड़ना, ठीक है। और रिवाइज करने का तो मतलब ही नहीं बनता, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा ये वाला स्ट्रक्चर था, ऐसे सोचेंगे यार पता नहीं था कि नहीं, पता नहीं कल क्या करवाया तो था ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैं कर लूंगा, कब पता नहीं कब करूंगा, पर मैं कर लूंगा, पर मैं करूंगा कभी नहीं समझ में आ रहा है, उनको लगता है कि वो कर लेंगे, लगने लगेगा कि आने लगा है, पर आएगा नहीं जब तक लिखोगे नहीं। समझ में आ गई बात? यस सर। ये डिफरेंस होता है नालायक और होशियार में। तो हम सोचते हैं कि नालायक को, हम कहते हैं नालायक के पास दिमाग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने प्रैक्टिस नहीं की। होशियार को कहते हैं अरे यार इसको तो अभी याद हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जिसने वेस्पर थ्योरी के सारे डायग्राम आते हैं उसको ये डायग्राम बहुत आसानी से आते हैं। अब बच्चा दूसरा सोचता है जिसने वेस्पर थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं की, वो कहेगा यार इसको तो ये स्ट्रक्चर याद था, मेरे को याद नहीं है, इसका दिमाग बहुत तेज है, घंटा तेज है दिमाग, ये तेज होता क्या, उसने पहले प्रैक्टिस कर रखी भाई, उसको इसलिए आज वाला आसान लग रहा है। और जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं की उसे आज वाला तो मुश्किल लगेगा क्योंकि पीछे वाली चीज पर तो बेस है वो। ये है वजह, होशियारी नाम की कोई चीज नहीं होती, दैट इज एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, समझ गए। और वो जो हर रोज याद करता है, सारे सब्जेक्ट्स में याद करता है, इतनी सारी एक साल बाद इतनी मेहनत हो चुकी होती है उसकी कि जिसने कुछ याद नहीं किया उसने तो जो थोड़ा बहुत समझ में आया था वो भी वैनिश हो जाता है साफ। उसके बाद वो खुद को यूं समझने लगता है यार ये तो होशियार लोग हैं, ये तो हमसे बिल्कुल अलग है, इनकी तो दुनिया ही अलग, इनके पास दिमाग दिया भगवान ने, कुछ नहीं दिया, सबको दिमाग बराबर है, नंबर ऑफ नर्व सेल बराबर होती हैं, और जरूरत से ज्यादा ही दे रखा भगवान ने जितना कि हमें चाहिए पढ़ने के लिए। हम उसको प्रैक्टिसाइज नहीं करते। मनन करो, लिखो, लिख कर पढ़ो। किसी को लगता मुझे समझ आ गया, याद हो गया, तो उसे लिख कर जरूर देखो। अगर जो बच्चा लिख कर देखता है वही असली मेहनत है, मैं बार बार ये चीजें कहता हूं, वही असली मेहनत है और वही चीज आपको पेपर टाइम में याद रहेगी। लेकिन जनरली बच्चे सिर्फ, जिनको +1 में ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं कि लो भाई 10वीं में एक हफ्ते का काम एक दिन में कर लेते थे। ये 11th क्लास है बेटा, साइंस की बुक है ना जो 11th की, और जो आपके 3 पार्ट्स बट गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, और बायोलॉजी भी, और वहां साइंस की बुक एक ही थी, और वो एक साइंस की बुक 1 महीने में पूरी हो सकती थी। और ये तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट भी 1 महीने में पूरा नहीं कर सकते आप। केमिस्ट्री अकेली 1 महीने में पूरी नहीं हो सकती। 1 महीने में कई लेक्चर तो ऐसे हैं जो 1 महीने में एक ही लेसन होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम 15 से 20 लेक्चर लगते हैं उसके, तब एक लेसन पूरा होता है उसका। सोचो संडे और निकाल लो तो फिर हो गए 25 के आसपास लगभग। तो 1 महीना, एक यूनिट पे 1 महीना लग रहा है, 16 लेसन है। और जर्नली लेसन का एक एवरेज होता है 10 लेक्चर्स में एक लेसन हो जाता है। आपको 150, लगभग 150 से 180 के बीच में लेक्चर लगते हैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में, 150 से 180 लेक्चर। और अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो 10th क्लास की पढ़ना चाहे तो 180 लेक्चर लगेंगे या 150 लगेंगे, मतलब ही नहीं है। एक घंटे का अगर केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ 1 घंटे में 50% लेसन हो जाता है। 50%, आपके 15 लेसन होंगे
तो 15 दूना 30, 30 घंटे लगे 30 दिन में पूरे, 30 लेक्चर में पूरे, यानी 1 महीने में पूरी साइंस पूरी हो जाती है 10वीं की। और ये 180 लेक्चर। अब 180 लगभग 200 दिन बन गए, 50 दिन छुट्टी रहती है, तो लगभग पौना साल, 9 महीने, 8 से 9 या 10 महीने के आसपास सिलेबस पूरा होता है। लगभग पूरा साल हो गया। कहाँ 1 महीना, कहाँ 10 गुना, यानी इसका सिलेबस ही 10 गुना है। साइंस की एक बुक का, एक केमिस्ट्री का सिलेबस 10 गुना है, फिजिक्स का भी 10 गुना है, मैथ का भी 10 गुना है, और उधर से बायो का भी 10 गुना है। तो 10 गुना सिलेबस जब आप कर रहे हो, तो कैसे 1 हफ्ते का काम 1 दिन में कर दोगे? 1 हफ्ते का काम का मतलब पता कितना है? 70 दिन का काम है। सोच लो, 10 गुना कर लो उसको। तो आपको लगता है कि 1 हफ्ते का काम पीछे वाला बैठ के याद कर लो, और मान लो कर भी लिया एक बार, तो अगले 1 हफ्ते का फिर से 70 गुना। भाई 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे ना, 10 रोटी जो खाने वाला आदमी है, अगर वो 11 खा ले, उसके बाद में उसको कहूँ ना कि अब 1 और एक्स्ट्रा खा ले, क्योंकि तू 1 तो खा ही ली थी तूने, 1 और खा ले, वो 12वीं रोटी उसके लिए ज्यादा हैवी हो जाएगी 11वीं से भी। क्यों? 11वीं के लिए तो थोड़ा बहुत टाइम था, बट 12वीं के लिए तो थोड़ा बहुत जगह थी, वो नहीं रही, यानी वो 1 टुकड़ा भी। तो जब अगले हफ्ते वो 7 लेक्चर जो थे, जो आपने छोड़े अगले हफ्ते, वो छोड़ने के बाद नेक्स्ट वीक 14 लेक्चर तो आपके लिए महाभारत हो जाएंगे, और भी हैवी हो जाएंगे। और 1 महीने बाद तो सब वैनिश, आपको कुछ भी समझ में आना बंद हो जाएगा। ये वजह है कि ज्यादातर बच्चे फिर साइंस ही छोड़ देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्रोनोलॉजी को समझो, टाइम के पीरियड को समझो कि कैसे टाइम वर्क करता है और कैसे मल्टीपल चीजें करना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए किसी एक बच्चे के नाम को याद रखना बहुत आसान होगा ना। मैं कह दूं कि आपको एक नया दोस्त मिलाता हूँ, ये देखिए ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, इसका ये नाम है, आपको याद रखना है, आप याद रख लोगे। और मैं उसी दिन आपको कहूं कि 100 बच्चे आपके सामने, 100 के नाम आज ही याद रखने, मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहूं अगले दिन अगले और 100 हैं, और वो अलग है उनसे पहले वालों से, वो भी याद करने हैं। अब बताओ, नाम तो बहुत आसान चीज है, फिर क्यों नहीं याद हो रहे? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई। साइंस में यहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है, दैट इज वाई साइंस थोड़ी सी बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं क्वांटिटी बढ़ गई तो आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। Yes, तो sir. इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, हर रोज बोलता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। याद रख लेना बेटा, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इस लेसन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू कर दो। आपके बिटली लिंक के ऊपर आपको एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, जिसमें सॉल्यूशन है सभी क्वेश्चन आंसर के, एक्सरसाइज वाले, और वही करनी है। एनसीईआरटी से सिर्फ एक्सरसाइज उठानी है, बाकी सब मैं अपने आप करवा दूंगा। समझ में आ गया? उसके बाद में मेंस लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर डायरेक्टली एडवांस लेवल के सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लेना रोज, सिर्फ 3 क्वेश्चन। 2 सालों में 200 दिन भी अगर पढ़ते हो तो 200 दिन में एक सब्जेक्ट के 200 दिन, 200 या 600 क्वेश्चन, 2 सालों में 1200 एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे। 1200 तो पिछले 30 सालों में एडवांस के क्वेश्चन ही टोटल नहीं मिलेंगे आपको, एक सब्जेक्ट के 1200 नहीं है। यानी उन क्वेश्चंस को 2 बार कर लोगे और वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। जिसका एडवांस फिंगर टिप्स हो गया, मेंस उसके लिए निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जिसने कर लिए उसका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। कितना आसान है, सिर्फ 3 क्वेश्चन रोज, बट प्रैक्टिस जरूरी है, और वही हम नहीं करेंगे, है ना? ये है प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर नंबर, नेक्स्ट है IF7। तो IF7 के अंदर, आयोडीन के अंदर मुझे पता है 3 लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड बना सकता है वो, तो एक तो टोटल 7 जोड़ने हैं, वही आ गया ClF7 वाला सा स्ट्रक्चर बन गया है जो अभी बात कर रहे थे। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर है 0, सिग्मा बॉन्ड है 7, टोटल हो गया 7। हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के खुद देखना, sp3d3 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स को हायर में भेजना पड़ता है। पेंटागनल बाई पिरामिडल, एंगल होंगे 90 और 72, 72 होगा ये वाला और 90 होगा ये वाला। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बस यही स्ट्रक्चर है इसका IF7 का। तो ये इतना ही था आज के लिए, सारी वीबीटी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स करने वाले हैं वीबीटी को कंप्लीट करके, उसको थोड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बराबर कर दें, है ना? दूसरे बच्चों से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको बराबर करने की कोशिश करूंगा। बेंट रूल, बैरी सूडो सेंटर। ठीक है, आप ज्यादा नहीं चल रहे हैं, बस 2 लेक्चर ही पीछे चल रहे हैं। तो अगर हमारी क्लासेस सारे बच्चों की बराबर हो गई, जो पहले एक और मेरे पास बैच है +1 का, तो उनके अगर आप बराबर हो गए, उनको मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो उनके बराबर हो गए, फिर उसके बाद हम आराम से चलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर थे, क्योंकि मैंने वीबीटी
कि स्ट्रक्चर सेम टू सेम है किसके बराबर, वेस्पर थ्योरी के, इसलिए ये आसानी से होगे, जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट चीज होती तो वो डेफिनेटली टाइम लेती, और ये वो चीज है जो टाइम लेगी। बेंट रूल क्या होता है भाई? ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ रूल पढ़ेंगे, हमने स्ट्रक्चर तो सारे पढ़ लिए, अब रूल पढ़ेंगे कुछ उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर को, और लोन पेयर लोन पेयर को, लोन पेयर लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इन्होंने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कुछ रूल अंदर घुसा दिए हैं। तो एक रूल है बेंट रूल, दूसरा एक रूल नहीं है, ये बेरी सूडो सेंटर है, बेरी सूडो रोटेशन है। तो बेरी सूडो रोटेशन क्या होती है, और फिर ओजोन का, फिर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी करेंगे। तो बेरी सूडो रोटेशन से पहले बेंट रूल करते हैं। बेंट रूल क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी प्रेफरेंशियली गो टू द एक्सियल पोजीशन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हुआ, जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो कहाँ होगी? एक्सियल पोजीशन पर, और इक्विटोरियल पर क्लोरीन है, इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जो है वो इक्विटोरियल पर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होगा? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन पर। ये रूल है बेंट रूल। बात खत्म, समझ में आ गया सबको? यस सर। दूसरी लाइन वही लिखी हुई है, देखो दूसरी लाइन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफरली गो टू इक्विटोरियल पोजीशन। एक ही बात है ना, इक्वाटोरियल, इक्विटोरियल होता है, इक्वाटोरियल होता है भाई, इक्विटोरियल होता है। आई थिंक इज दिस, स्पेलिंग चेक करो, मैं गलत लिख रहा हूं या ये गलत लिख रहे हैं? इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल होता है, इक्विटोरियल भी होता है या नहीं होता पता नहीं, इक्वाटोरियल ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं गलत लिख रहा हूँ। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। इक्वाटोरियल होता है, इक्विटोरियल नहीं होता। चलो ठीक है, तो मैंने जहां पे लिखी उसको करेक्ट कर लेना, फिर मैंने गड़बड़ कर दी होगी। अब देखो भाई, तो ये दूसरा रूल तो वही है, तो पहला दूसरा तो खत्म। लोन पेयर इन टीबीपी ज्योमेट्री विल ऑलवेज गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन। टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर ही जाएगा, वो एक्सियल पर नहीं जाएगा। लोन पेयर इक्विटोरियल पर जाता है, यहाँ पर जाता है, तभी तो क्या बनता है? सीसा बनता है कि नहीं? यस सर। तीन होते हैं तो तीनों यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? वो प्लेनर बन जाता है, लीनियर, है ना। और अगर दो होते हैं तो दो भी यहाँ पर जाते हैं, तो बन जाता है, टी शेप बनता है। बन जाता है सर। यही रूल हमने अप्लाई किए थे वेस्पर थ्योरी में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेस पर। लेकिन वीबीटी में किसी महान आदमी ने, बेंट नाम का शायद पर्सन था कि पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन इस बेंट बंदे ने रूल बना दिया इन तीनों को। हम कर चुके हैं, वी हैव डन। क्लियर है बेटा? यस सर। लेकिन Yes, इनका sir. नाम तो रट्टा मारना पड़ेगा। आपको एक आदमी की सारी पर्सनैलिटी में बता देता हूँ, वो ये क्वालिफाइड है, यहाँ काम करता है, ये है, फलाना है, धिमकड़ा है, ये है, एंड बैंड दीवानी बस स्टैंड, है ना। तो ये सब कुछ याद होने के बाद आपको उसका नाम नहीं पता, यू शुड हैव टू रिमेम्बर द नेम ना। आपको सारी पर्सनैलिटियां पता है, बट नाम तो रट्टा मारना पड़ेगा। दिस इज द बेंट रूल, नाम रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है, वो कोई फालतू बकवास कर रहा है उसको बोलते हैं एंड बैंड भिवानी बस स्टैंड। भिवानी शहर है एक, अभी अभी मैंने वो बोला है ना। मुझे बाद में याद आया कि मैं ऐसे ही बोलते बोलते कुछ और ही बोल गया, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेरी सूडो रोटेशन क्या होती है? अब ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा पढ़ा नहीं था। PF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी ज्योमेट्री है इसकी, है ना। ये मॉलिक्यूल कर रखा है सबने, Yes, sir. यही बनाया था हमने। ये मॉलिक्यूल के अंदर जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है, यानी कि ये जो एक्सल पर बॉन्ड लेंथ लगे हुए हैं ये लंबाई में होते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बॉन्ड लेंथ। और जो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्ट होती है, ये छोटी होती है। सॉरी, तो ये बॉन्ड लेंथ जनरली ऐसा होता है। बट PF5 के केस में क्या होता है? बट इन PF5 ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. एक्सल पर जो बॉन्ड होते हैं वो लंबाई में होते हैं जनरली, लेकिन PF5 के केस में एक्सल वाले बॉन्ड लंबाई पर नहीं है। कारण फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, जिसकी वजह से फ्लोरीन थोड़ा पास आ जाता है, तो एक्सल वाले बॉन्ड भी बिल्कुल बराबर होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? फिर ये नाटक करते हैं। कैसे? तो चाहे कह लो नाटक करते हैं इसलिए बराबर होते हैं, या ये कह लो कि बराबर होते हैं इसलिए नाटक करते हैं। वो नाटक क्या करते हैं ये लोग? ये अपना स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बदल रहा है। F1 F2 TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, दिख रहा है सबको? F1 F2। यस सर।
Yes, एक्सियल sir. बॉन्ड्स को Yes. नाम दे दिया। अब नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ये टीबीबी स्ट्रक्चर ना स्क्वायर पिरामिडल में बदल जाता है। कैसे बदला? इसका ये जो F1 है ये तो यही है कि नहीं है? Yes, हाँ, yes, sir. लेकिन F2 का क्या हुआ? ये जो ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल, ये F2 यहां चला गया, यहां जुड़ गया इसके साथ, यहां। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Walk me through it. तो ये क्या हुआ? ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया। स्क्वायर पिरामिडल जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, Mm. क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेबल होना चाहिए ना इस केस में। ज्यादा डिस्टेंस sir. होगा। स्क्वायर पिरामिडल में तो 90 का एंगल हो गया, पहले 120 का एंगल था ट्राइगोनल में, ट्रायंगल में। अब कितना हो गया? 90 का, तो गड़बड़ हो गई, तो ये स्टेबल नहीं है। बट PF5 के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली इतनी हाई होती है कि वो रूम टेम्परेचर पर स्क्वायर पिरामिडल भी बना लेता है, और उसकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। तो बराबर है तो ये रोटेट हो सकता है। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। यस, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब स्क्वायर पिरामिडल क्या करेगा? रूम टेम्परेचर पे फिर से बदलेगा। अब फिर से बदलेगा तो क्या F1 और F2 वहीं पर आएंगे? हैं तो दोनों फ्लोरीन ना। तो भाई होता क्या है, F1 और F2 जो है वो ट्रायंगल बन गए, ठीक है, और F3 और F5 जो है वो उसके ऊपर आ गए, एक्सल के ऊपर आ गए। यस, क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से ये सारे बॉन्ड रोटेट होते हैं। मतलब कोई भी फ्लोरीन कभी तो एक्सियल बन जाता है, कभी इक्वेटोरियल पे आ जाता है, कभी एक्सियल बन जाता है, कभी इक्वेटोरियल पे जाता है, और सारा दिन ऐसे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर हो जाती है। लगभग क्या, एग्जैक्टली बराबर हो जाती है, और ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बैरी शूडो सेंटर रोटेशन। बैरी सेंटर होता है मतलब एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर सारी चीजें बराबर होती हैं, तो उसको बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल बराबर हो जहां पर, तो यानी इसका और इसका एनर्जी लेवल बराबर है, इसीलिए इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। बैरी, क्लियर है? ये बात समझ में आया? बैरी। फिर शूडो का मतलब है नकली, रोटेशन का मतलब है रोटेट हो रहा है, बिल्कुल रोटेट हो रहा है, तो नकली रोटेशन होती है। अब इसको नकली क्यों कहते हैं? तो एग्जैक्टली होती है। नकली इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं ना, एक फ्लोरीन इधर गया दूसरा उधर आया, है तो फ्लोरीन ही, सेम टू सेम एटम है, तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, तो ये नकली है हमारे हिसाब से। वैसे असली है पर इसको बोलते नकली है। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये है आपकी बैरी शूडो रोटेशन। तो ये एक नई चीज है, समझ लो। तो ये अब आपको याद रखना है, बैरी शूडो रोटेशन। और उससे ऊपर बेंट रूल तो वैसे पुराना ही, बट आपको ये रट्टा मारना है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब नेक्स्ट, हाँ, ये एक और एग्जांपल दे रखा है कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, ये मैंने बता ही दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, रेजोनेंस इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस कैसे होता है? व्हाट इज रेजोनेंस, हाउ इट वर्क, ठीक है। तो ये हम आई थिंक ना बाद में करेंगे, इतना काफी आज, ठीक है। कि ओजोन का मॉलिक्यूल फिर मुझे अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो बस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इसको एंड करते हैं। यस गाइस, एनीवन हैव एनी डाउट? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए।